नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहां पर हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी जानकारी को नेचर में ऑब्जर्व किया और नेचर से ये ज्ञान प्राप्त किया कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, जस्ट एंटी डेरिवेटिव होता है। मतलब कि इंटीग्रेशन के अंदर हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। यदि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो हम उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यह पता है कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा। और इस जानकारी से हमें यह पता चल गया कि इंटीग्रेशन के अंदर हम कुछ भी सॉल्व नहीं करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे अभी जैसे जो 12th ग्रेड में होंगे, अगर वो इस बात को सुन रहे होंगे तो उन्हें लगता होगा कि यार 12th ग्रेड का सबसे बड़ा चैप्टर हमारा मैथ्स का तो इंटीग्रेशन ही है। बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो वहां आप चीजों को सिंप्लीफाई करते हो ताकि आप उसको उस फॉर्म तक ले जाओ जिसका एंटी डेरिवेटिव आपको पता है। यही मात्र आप करते हो। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम कुछ भी सॉल्व नहीं करते हैं। इवन हम डेरिवेटिव्स के अंदर भी, हम या कहें होल कैलकुलस के अंदर, हम चीजों को सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को देख के उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं और पता लगाते हैं। क्योंकि 0/0 को सॉल्व करना हम ह्यूमंस के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम जीरो डायमेंशन के अंदर जाके सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। हमें सिर्फ रियलिटी को देखना है और प्रिडिक्ट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, और इस प्रक्रिया का नाम होता है लिमिट। तो इंटीग्रेशन जो हमने जाना वो है कि ये मात्र एक एंटी डेरिवेटिव है। अब जो हम लोगों के पास आता है ना, हम 11वीं 12वीं में एक जो चीज करते हैं वो ये करते हैं कि हम इंटीग्रेशन को डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। बस इतना इतना याद कर लेते हैं कि ये एंटी डेरिवेटिव है और इसका सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, आपको इस तरीके से लिखना है, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। पर इतिहास में अगर देखा जाए तो इंसानों ने ऐसे ही सिंबल्स नहीं बनाए होते हैं। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। इस सिंबल तक हम पहुंचे कैसे, और जिन चीजों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, देखो ये बात समझने वाली है, जिन चीजों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो वहां पर ये कहना कि आप fx को dx से मल्टीप्लाई करो, इसके पीछे कारण रहा होगा, अन्यथा हम ऐसा सिंबल नहीं देते। हमने खुद ही वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट नहीं बनाया, कुदरत में ढूंढा है। तो इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा जो कुदरत ने हमें दिखाया होगा और उसको हमने खोजा होगा, और वही कारण हम लोगों को जानना है। इसलिए ब्लाइंड फोल्ड होके फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं। सिर्फ ये पता लगने से कि ये एंटी डेरिवेटिव होता है हम यहां पर एंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक नई दुनिया का दरवाजा ऑलरेडी खोल चुके हैं। नंबर्स की ये जर्नी जहां हमारी जस्ट 0 1 2 3 से शुरू हुई थी, आज हमें जीरोस की दुनिया को एक्सप्लोर करने तक ले आई है। और इन्हीं चीजों की सच्चाई को जानने के बाद हमारे लिए फिजिक्स, यानी या फिर मैं कहूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन शॉर्ट साइंस की दुनिया के दरवाजे जब हम खोलेंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत ही स्मूथ होगी। तभी हम समझ पाएंगे कि जो फिजिक्स के अंदर हम वर्क एनर्जी में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यदि नहीं पता होगा तो हमें सिर्फ दिखेगा कि यार देखो इसका समीकरण ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये होता है, इसको ऐसे लिख देते, चलो काम खत्म हुआ। फुल आप ऑब्जर्वेशन और जो नॉलेज है वो 2+2=4 जितनी आसान ना रह के कॉम्प्लिकेटेड सी लगने लगेगी। तो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, तो हमें ट्रू नॉलेज को लेना जरूरी है, और वो लेना बहुत ही आसान होता है। जस्ट ऑब्जर्व करो, जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान की मदद से नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो, नेचर आपको जवाब खुद ब खुद दे देगा। तो उसी चीज को जानने के लिए हमें दो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस करनी होंगी जो इतिहास में की गई थी, और वही ऑब्जर्वेशन करेंगे और हम खोज के निकालेंगे कि ये चीजों तक हम पहुंचे कैसे। तो जो जानकारी हम लोगों के पास है वो ये है कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, मात्र एंटी डेरिवेटिव होता है। इसी चीज के साथ, इस खोज के साथ, पैरेलली मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ हजारों सालों से एक समीकरण ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, और वो था एरिया अंडर द कर्व। ये पैरेलली चल रहा है, और जैसे जैसे गणित में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम नए ज्ञान को, पुराना ज्ञान, पुरानी चीजें जिन पे हम असमर्थ थे अभी तक चीजों को ढूंढने के लिए, उन चीजों पे अप्लाई करके देखते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी ना कभी तो गणित में हम ऐसे आगे बढ़ेंगे ना, जहां पर हम एक ऐसी चीज ढूंढ लेंगे जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमें मदद करेगी। तो कैलकुलस ने उसी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को हमारे लिए आसान किया और उस मिस्ट्री का सॉल्यूशन तक हमें पहुंचाया। तो अब उस मिस्ट्री को अनफोल्ड करते हैं कि वो मिस्ट्री क्या है। मिस्ट्री थी कि हम लोग लेंथ निकालना जानते हैं, एरिया निकालना जानते हैं, वॉल्यूम निकालना जानते हैं, बट एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक फिगर का, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, सर्कल का निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, नॉनागन, इस तरह की चीजों का, या फिर 3 डायमेंशन में जाए तो क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, इन सब का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती थी जब फिगर जो होता था आपके पास वो परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप में ना हो। से फॉर एग्जांपल
इसका आप निकाल लोगे, लेकिन इसका निकालने में प्रॉब्लम आती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक फिगर नहीं है। इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कैलकुलेट करने में हमारे पास एरर आ रहा था। तो बहुत ही पुराने समय से एक प्रक्रिया को ट्राई किया जा रहा था कि यार क्यों ना हम इसको निकालने के लिए, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर हम इनको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में काटना स्टार्ट कर दें तो क्या हम एरिया निकाल पाएंगे? तो जवाब है यस, हम निकाल सकते हैं। बट हमने इनको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में काटा है, बट इसके कर्वीलिनियर नेचर होने की वजह से अगर आप इस पोर्शन को जूम करते हो, तो मैं इसको जूम कर देता हूं और इसको मैं आपको अलग पोर्शन से दिखाता हूं कलर से। ये वाला पोर्शन मैं जूम करने जा रहा हूं। अगर मैं इस पोर्शन को जूम करता हूं तो इसका फिगर देखो ऐसे आ रहा है। और यहां पर अगर मैं इसको रेक्टेंगल एज्यूम करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास चॉइस आ जाती है कि मैं इसको बड़ी वाली लाइन लूं या इसको लूं। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने छोटी वाली लाइन को रेक्टेंगल की लेंथ मान ली, तो मैं यहां पर रेक्टेंगल कुछ इसी तरह बना पाऊंगा। इट मींस जो मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं वो ये है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो एरिया मेरे टोटल एरिया में काउंट नहीं हुआ। इट मींस हमारे पास एक नेगेटिव एरर आ गया। और अगर मैं इस बड़ी वाली लाइन को रेक्टेंगल का पार्ट मानता हूं तो मैं यहां पर इस लेंथ को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा और यहां पर मैं जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, ये एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। तो क्योंकि मुझे रेक्टेंगल का ही समीकरण पता है, कर्व्स का समीकरण नहीं पता है, तो एरिया फॉर नॉन ज्योमेट्रिक फिगर्स निकालना हमारे लिए हजारों साल से एक चैलेंज बना हुआ था, जहां पर या तो आप कम एरिया निकालोगे या ज्यादा एरिया निकालोगे। तो इसका सॉल्यूशन जो लोगों ने समय दर समय सोचा वो ये निकल कर आया कि आप नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते जाओ। नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते जाओगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? मान लो इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में जो सेक्शन मैंने लिया था, इसके बीच में मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, अगर मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊं और मान लेते हैं मैं ये छोटे वाले रेक्टेंगल को, पहले जो मैंने लिया था छोटी वाली लाइन को ही लेंथ मानता हूं। ठीक है, और फिर जो ये दूसरी लाइन बना रहा हूं मैं, ये रेड कलर की, इससे मैं दूसरा रेक्टेंगल बनाता हूं। तो अब एरिया में ये देखो, ये रेड पोर्शन प्लस ये पोर्शन आ गया, तो पहले के मुकाबले ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, बट स्टिल हमारे पास एरर मौजूद है। मैं बड़ी वाली लाइन लूंगा तो एरर मतलब एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिल रही थी कि आप अगर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते जाओगे तो आप जो एक्यूरेट एरिया है उसकी तरफ तो बढ़ रहे हो, यानी कि उसको अप्रोच तो कर रहे हो। लेकिन चैलेंज क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाने के बाद हमारा टास्क भी बढ़ता जा रहा है। हमारा टास्क भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले अगर मैं इसमें सिर्फ 10 लाइन बनाता तो मुझे 10 रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना पड़ता। 20 लाइन बनाऊंगा तो 20 का, 100 लाइन बनाऊंगा तो वही एक एरिया जो एक छोटे से पार्ट का है उसको कैलकुलेट करने में मेरा जो टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। और यही हजारों साल से एक चैलेंज बना हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा हम अपनी इस नंबर की जर्नी की हिस्ट्री में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाना, यानी कि उनके गैप को छोटा करना, यही बात हुई ना। नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाओगे अगर आप, ये 2 लाइन से पहले, ठीक है, तो अगर आप एक लाइन इसके बीच में डालते हो तो गैप छोटा होता जा रहा है। पहले जो गैप इतना बड़ा था अब छोटा हो गया। नंबर ऑफ लाइंस बढ़ने से गैप छोटा हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर रिसेंबल करो तो लिमिट की प्रक्रिया जो अब इंसानों ने खोज डाली है वो कुछ ऐसी ही है। और अब इस पे चिंतन करने का समय आ गया है, सोचने का समय आ गया है। पढ़ाई सिर्फ सुनना नहीं होता है, सोचना भी होता है। तो सोचो अब आप इसको कि यदि हम नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते जाएंगे तो एरर कम होता जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन से नजर आ रहा है और ये 100% ट्रू है जो हमें दिख रहा है। लेकिन एरर कभी जीरो नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है कि एरर आप छोटा कर लोगे, अगर वो ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव एरर आ रहा है या नेगेटिव एरर आ रहा है, आप उसको छोटा कर लोगे, लेकिन वो कभी जीरो नहीं होगा। प्रॉब्लम यहां आ रही है कि वो जीरो नहीं हो सकता है। अगर मैं इसी 2 लाइनों के बीच में 100 लाइनें घुसा देता हूं और मुझे अभी अपनी आंखों से नजर नहीं आएगा, बट जूम करूंगा अगर मैं, तो ये जो कर्व है ये कर्व स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं बन जाएगा, ये रहेगा कर्व, यानी कि एरर कम हो जाएगा, जीरो कभी नहीं हो सकता है। तो अगर मुझे उस एरर को जीरो करना है तो मुझे यहां पर इनफाइनाइट लाइंस बनानी पड़ेंगी। कितनी लाइंस बनानी पड़ेंगी? इनफाइनाइट लाइंस बनानी पड़ेंगी, जिससे कि मैं यहां पर इसको एरर फ्री कर सकता हूं। अब इनफाइनाइट लाइंस अगर हम बना देंगे तो भी क्या इंसान एरिया कैलकुलेट कर पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इनफाइनाइट लाइंस मतलब इनफाइनाइट मेजरमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी, और इनफाइनाइट मेजरमेंट्स करने का मतलब है कि भाई इंसान की लाइफ तो लिमिटेड टाइम की है, तो वो इस एरिया को कैलकुलेट नहीं कर सकता है। सो दैट वाज द चैलेंज फॉर मैथमेटिशियंस, मतलब हजारों साल तक गणितज्ञों के लिए ये एक चुनौती बनी हुई थी। अब इस चुनौती के साथ ना, ये चुनौती तो चल ही रही है, लेकिन साथ में हम लोगों ने जीरोस की दुनिया को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। और उसी एक्सप्लोरेशन के दौरान हमको एक बड़ी ही मजेदार मजेदार चीजें
कैलकुलस के अंदर नजर आनी स्टार्ट हुई। और वो क्या है कि अब कैलकुलस का अभी तक का ज्ञान जो हमारे पास है वो हमारे पास है, और हम एरिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे। हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। लेकिन एक इंसान अगर गणितज्ञ है तो वो कई चीजों में अपना मैथमेटिक्स लगा रहा होता है, और उन गणितज्ञ का नाम था रीमन सर। रीमन मैथमेटिशियन का नाम है, और क्योंकि वो मैथमेटिशियन है इसलिए सर बोलना बनता है। तो रीमन सर थे वो वो एरिया पे काम कर रहे थे, और उनको कैलकुलस जो अभी तक आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, तो वहां तक का ज्ञान उनके पास था। और यहीं पर उन्होंने एक चीज को देखना स्टार्ट किया। ये लोग, जैसा कि मैं कहता हूं, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन, तो ये लोग भी ऑब्जर्व किया करते थे, क्योंकि अभी तक तो खोजा ही नहीं गया है, तो किताबों में या किसी और आदमी के पास इसका ज्ञान कैसे होगा, नहीं होगा। तो खोज करनी शुरू करी। तो उन्होंने ना एक कर्व लिया जो कि वाई एक्सिस पे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब वाई का एक्स के साथ कोई रिलेशन है, एक्स क्यूब साइन एक्स बाई टैन थीटा, ऐसे ही कुछ एक रिलेशन होगा जिसके हिसाब से अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ऐसा बनेगा। तो एक रैंडम कर्व मैंने ले लिया है। अब उन्होंने ना देखा कि यार इस कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया कितना है। वो ये ढूंढना चाह रहे थे कि यार किसी भी फिगर का अगर मैं उसके नीचे का एरिया निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं। इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट करी। तो उन्होंने कई ऑब्जर्वेशन, कई अटेम्प्ट, और उसके बाद उनको एक चीज समझ आई कि यदि हम इस एरिया को अगर मैं छुपा देता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं छुपा देता हूं और ऐसे मैं इसको अनकवर करूं, तो यहां पे मेरा एरिया जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मैं एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करता जा रहा हूं एरिया चेंज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। और यही निकल कर आएगी हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं एरिया वेरी कर रहा है, यानी बदल रहा है। वेरी करने का मतलब क्या है कि एरिया का एक्स के साथ एक रिलेशन है, इसके साथ इसका एक फॉर्मूला यानी कि समीकरण यानी कि इक्वेशन है, जो कि हमें पता नहीं है। हम तो एरिया निकाल ही नहीं पा रहे ना अभी, तो हमें पता नहीं है, लेकिन है। ये समझ आ गया कि समीकरण है, क्या है ये पता नहीं। तो हमने क्या किया, उसको सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे एफ ऑफ एक्स क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है, उस फॉर्म में लिखा कि हम ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इक्वेशन बिटवीन एरिया एंड एक्स। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स में वेरी कर रहे हो, ऑब्जर्व करो, मैंने पूरा कर्व छुपा रखा है। एक्स में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो एरिया वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन वो क्या है हमें नहीं पता। बट हाँ, कोई तो इक्वेशन है जो एग्जिस्ट करती है, वो इक्वेशन नहीं पता है। ठीक है, तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी इक्वेशन क्या है हमें नहीं पता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यही वो ऑब्जर्वेशन के दौरान देख रहे थे। तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, और एरिया के लिए अभी तक इंसान क्या करता आ रहा था, वही दो लाइनें खींच रहा था और एरिया निकाल रहा था उनके बीच में। अब देखो, निकाल रहा था, मजा आ रहा था। तो जो आता है आपको, जब रीमन सर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे, तो उनको जो आता है वो वही कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं जो उनको नहीं पता है वो अचानक से वो खोज के निकाल देंगे। वो तो नेचर आपको ढूंढ के देगा, आप बस उस नॉलेज से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो जो आपके पास है। तो उन्होंने कहा कि यार अगर मैं इसको कुछ इस तरह से सोचूं कि अगर मैं इस पॉइंट तक का एरिया निकालूं, ठीक है, इस पॉइंट तक का एरिया निकालूं, मुझे समीकरण पता नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को x मान लेता हूं, इस कोऑर्डिनेट को x मान लेता हूं, तो यहां तक का एरिया कितना होगा? यहां तक का एरिया होगा, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू डाली, x की वैल्यू हमने x ही डाल दी, तो यहां जो वैल्यू है उतने तक का एरिया उसने बता दिया। समीकरण नहीं पता है तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, यहां तक का एरिया मुझे पता चल गया। ओके, फिर उन्होंने कहा कि यदि मैं यहां तक का भी एरिया निकाल लूं, और मैं कहता हूं कि इस गैप में मान लो कोई यहाँ पे ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है अभी के लिए मान लो, तो इस गैप को मैं चेंज इन x अगर बोलूं तो मैं इसको डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, जो कि x2 माइनस x1 होगा। तो मैं एक ही पॉइंट के फॉर्म में आंसर लिखना चाहूंगा, तो अगर मैंने पहले कोऑर्डिनेट को x बोला है तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो इससे ये है कि ये लेंथ का मुझे इस्तेमाल करना है ना एरिया निकालने के लिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालना जानता हूं। तो ये लेंथ हो जाएगी मेरे पास डेल्टा x। तो उन्होंने कहा कि इस रीजन का, इस ब्लू रीजन का एरिया कितना होगा। ठीक है, इस ब्लू रीजन का एरिया कितना होगा। अब समीकरण पे आते हैं। तो भाई हमें सिर्फ रेक्टेंगल मतलब परफेक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया निकालना आता है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं पहले वाली लाइन को कंसीडर करता हूं और एरिया निकालता हूं एक रेक्टेंगल बना के, जिसमें मेरे पास एक एरर आएगा, ऑब्वियसली आएगा, जो आता है वही कर रहे हैं वो। तो भाई उन्होंने कहा पहली वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी। देखो ब्रेड्थ तो मुझे पता है वो डेल्टा एक्स के बराबर है, बट लेंथ कितनी होगी। तो ये जो रिलेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब आप इसमें x का इनपुट डालोगे तो y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू जो है उसी के सामने ये पॉइंट देखो बना हुआ है, यही वो पॉइंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट है 3, तो भाई 3 यूनिट की जो लेंथ है वही तो इसकी लेंथ है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, वो एफ ऑफ एक्स ही तो है। इसका जवाब अगर 3 होगा
तो 3 और मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। और वो 3 सेंटीमीटर तक आप पहुंचे कैसे? एक्स की वैल्यू फंक्शन में डाली, आपको 3 जवाब मिला, वो पहुंच गए। तो एफ ऑफ एक्स को ही आप लेंथ की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। तरह क्या? एफ ऑफ एक्स ही आपका लेंथ है यहां पर। तो लेंथ आपको मिल गई, ब्रेड्थ आपकी ये रही। तो इस अब जो ये ब्लू रीजन था ना, उसमें से रेड मैंने कर दिया, इस रेड रीजन का एरिया आ जाएगा एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, यही आएगा ना। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर एरिया में गैप है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि जो एरिया आया अभी मेरे पास एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, ठीक है, ये देखा जाए तो ये एक्यूरेट एरिया नहीं है। तो एक्यूरेट एरिया क्या होगा? एक्यूरेट एरिया को अगर मैं देखूं तो ये जो समीकरण है, जो कि हमें नहीं पता है, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की इक्वेशन क्या है हमें नहीं पता है, बट अगर पता होता तो ये मुझे करेक्ट आंसर देता। तो मैंने कहा कि एरिया फ्रॉम 0 से लेकर यहां तक का जो एरिया है, ये पूरा एरिया, वो कैसे निकलेगा? उसमें वैल्यू डालनी होगी इस एक्स कोऑर्डिनेट की, तो वो आएगा ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, यहां से लेकर यहां पूरा एरिया मैंने यहां से यहां तक का निकाल दिया, उसमें से यहां तक का एरिया, ये वाला एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसका इक्वेशन नहीं पता है, तो इसलिए मैंने सिंबॉलिक लिखा है। तो अगर इस एरिया में यहां से यहां तक के पूरे रीजन के एरिया में से एक्स तक के रीजन का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये पूरा जो ये प्रॉपर एरिया है ना इसके रीजन का, वो मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। अब ये जो एरिया है ये एग्जैक्ट एरिया है, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज एग्जैक्ट एरिया। एग्जैक्ट एरिया, दिस इज अप्रोक्सीमेट एरिया, अप्रोक्सीमेट क्योंकि भाई इसमें एरर है, दिस इज अप्रोक्सीमेट एरिया। ठीक है, तो अब मैं यहां लिख सकता हूं, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई ये दोनों जो हैं, ऐसे लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, रेक्टेंगल का एरिया इज अप्रोक्सीमेटली, इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एरिया टिल एक्स। ठीक है, आसान सा समीकरण है, देखो समझ आ रहा है, यहां पर अप्रोक्सीमेट है। अब यहां पर ना ये वो पुराना ज्ञान था जो रीमन सर के पास था, और अभी आपने भी लिया कि एरिया हम कैसे निकाल पाते थे, हजारों साल से बस ऐसे निकाल पा रहे थे अप्रोक्सीमेट। लेकिन फिर रीमन सर के दिमाग में ना जो अभी उन्होंने कैलकुलस का ज्ञान कुदरत से लिया है, उस ज्ञान की तरफ गए तो उनको देखने को मिला कि यार इस समीकरण को अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को यहां डिवीजन में लिया और इक्वल टू नहीं लिखा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा है। और फिर उन्होंने कहा जीरोस का जो ज्ञान कुदरत ने हमें दिया है, उस ज्ञान के हिसाब से अगर चलें तो अगर मैं डेल्टा एक्स की लेंथ को छोटा कर दूं तो मेरा एरर कम हो जाएगा, और छोटा कर दूं तो एरर और कम हो जाएगा, और छोटा कर दूं तो एरर और कम हो जाएगा। अगर मैं ये लाइन डेल्टा एक्स का गैप इतना ही छोटा रखूं, एरर कम। ठीक है, पहले से देखो कम एरर आ रहा है, और छोटा कर दूं तो पहले से और कम एरर आ रहा है, बट एरर रहेगा। तो जो इन हजारों सालों में इंसानों ने जाना है, जो कि इंसान के लिए असमर्थता थी वो करने की, कि यार इनफाइनाइट लाइंस अगर मतलब अगर मैं इस गैप को जीरो करूंगा तभी इसके बीच में इनफाइनाइट लाइन होगी, तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होगी तभी मैं एरर फ्री कैलकुलेशन कर सकता हूं, और वो अभी तक इंसान कर नहीं पा रहा था। बट अब जीरोस की दुनिया को तो इंसान ने खोज लिया है, समझना भी स्टार्ट कर दिया है, लिमिट की प्रक्रिया समझ आ गई है, डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया समझ आ गई है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव होता है, यहां तक हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो भाई एक चीज तो क्लियर है कि ये डेल्टा एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तभी आप एक्यूरेट एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, और वो आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी ए एक्स बन जाएगा, ए एक्स माइनस ए एक्स, न्यूमरेटर भी जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो, यानी कि ये कौन सा फॉर्म ले लेगा, जीरो बाई जीरो का फॉर्म ले लेगा। बट अब सोचने वाली बात, ठीक है, अगर मैं दो पॉइंट्स के अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो कर देता हूं और हर लाइन को देखूं, अगर डेल्टा एक्स जीरो होगी तो बेसिकली यहां पर एक लाइन बचेगी। क्या उस लाइन की वैल्यू जीरो है? जवाब है नहीं, वो लाइन की वैल्यू लेंथ के बराबर है। अगर मैं लाइन को देखूं, जो हमने जाना है इस कैलकुलस की जर्नी में, तो हमने एक चीज जानी कि लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, एरिया टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन, वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू आप जीरो करते हो तो आपके पास एक लाइन बचेगी, और लाइन की ब्रेड्थ कितनी होती है? जीरो, उसमें सिर्फ लेंथ होती है। इसीलिए रियल लाइफ में हम एक प्योर लाइन को देख नहीं सकते हैं, ना ही हम एरिया को देख सकते हैं, क्योंकि एरिया में हाइट जीरो होती है। ठीक है, तो भाई लाइन की लेंथ अगर हम जीरो मान लेंगे तो अब ये सोचो कि यार एरिया एक्यूरेट कब हो सकता है, मतलब ये समीकरण एक्यूरेट तभी हो सकता है जब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो। जीरो बाई जीरो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन कुदरत ने आपको लिमिट सिखाई है, तो आपने कहा कि ये इक्वल तभी हो सकता है जब मैं इसकी वैल्यू को
लिमिट के माध्यम से सॉल्व करूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो का इस्तेमाल करके ये प्रिडिक्ट करूं डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो तक ले जाते कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो इसका जवाब किसके बराबर होगा। अब इसको विजुअली भी देखो, ठीक है। ऑब्वियसली जब डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो आपके पास पता क्या बचेगा, आपके पास बचेगी सिर्फ और सिर्फ ये लाइन, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन। लाइन की ब्रेड्थ कितनी होती है, जीरो। और अब जरा सोचो इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, अगर आप इन यहां से लेकर यहां तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर आप इनफाइनाइट लाइंस, जो लाइंस आ रही हैं उनकी लेंथों को अगर आप ऐड कर दोगे, ध्यान से सोचो, उनकी लेंथों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ही तो मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन टू डायमेंशन क्या होता है, एरिया ही तो होता है। तो हमें एरिया मिल सकता है, और यहीं से उनके दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ये लेंथ है, अगर डेल्टा एक्स जीरो हो जाए तो आपको सिर्फ एफ ऑफ एक्स ही तो मिलेगा, और समीकरण सही बैठ रहा है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो डाल के, तो आप लिमिट की प्रक्रिया का इस्तेमाल करोगे, और यहीं से उन्होंने खोज डाला इस समीकरण को। और अब देखो एक मजेदार बात, जो ढूंढ चुके हो उनके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। इस समीकरण को देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। हमने देखा था कि अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, ये वाला नहीं है, दूसरा है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, यानी कि जो कि 0/0 का फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यही होता है। एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन ही तो है, एरिया ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन ही तो है, जो हमें नहीं पता है, जो हमें नहीं पता है। लेकिन इसको देखो, इसको देखो, क्या ये दोनों एग्जैक्ट सेम है या नहीं है। इसका मतलब यहां पर एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये क्या है, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जिसकी इक्वेशन आपको नहीं पता है, बट जो ये फंक्शन है, जो कर्व है, वो एरिया का जो फंक्शन होगा, जो आपको नहीं पता है, उसका डेरिवेटिव है। ये एक डिस्कवरी हो गई, ठीक है, ये एक डिस्कवरी हो गई। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड दैट्स वाज द यूरेका मोमेंट। ये था उनके खुशी का मोमेंट कि भाई इसका समीकरण नहीं पता है, लेकिन हमें ये तो खोज लिया हमने कुदरत से कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, फंक्शन जो है वो एरिया के फंक्शन का, जिसकी इक्वेशन हमें नहीं पता है, उसके डेरिवेटिव के बराबर है। अब अगर ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका अगर देखा जाए, ये जो है एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कर दो, आपको एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा। बात समझ में आई, नेचर ने कैसे हेल्प करी आपकी, ठीक है। जो काम आपके लिए इम्पॉसिबल है वो नेचर ने कहा भाई ऑब्जर्वेशन के जरिए आओ। आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, पता है भाई, इनफाइनाइट लाइन बना के आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास एक फाइनाइट टाइम है, तो नेचर ने कहा ठहरो बालक, मैं आपको एक दूसरा सॉल्यूशन देता हूं। डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, कोई बात नहीं। अब ये समीकरण मिल गया ना कि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो आपको नहीं पता है, उसका डेरिवेटिव जो ये कर्व है वही होता है, तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाल दो, आपको मिल जाएगा एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एंड दैट वाज द मोमेंट जब रीमन सर ने एक इतिहास रच दिया, एरिया अंडर द कर्व, हर चीज का नहीं, लेकिन उन फंक्शंस का तो एटलीस्ट जिनके डेरिवेटिव निकालने हमें आते हैं, उनके अंडर द कर्व का एरिया अब इंसान निकाल पा रहा है, उनके अंडर का एरिया इंसान निकाल पा रहा है। एंड ये था एक मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी छलांग, जो कि आपने अभी जो देखा उससे आपको ये बात तो क्लियर हुई होगी, बड़ी से बड़ी चीज जो हमारा परसेप्शन होता है बस, वो एक्चुअली में कितनी छोटी होती है। हाँ, ये जीरोस की दुनिया आपके लिए थोड़ी सी अभी नई है क्योंकि पहली बार कर रहे हो, बट आप अगर 2-3 बार इस चीज को देखोगे तो आप इजीली इसको समझ जाओगे, ठीक है। पैनिक मत हो, आसान सी चीज है, आपको कैलकुलस को सीक्वेंस में देखना है, मैंने बनाया ही इस तरीके से है कि आपको चीजें समझ आए, तो सीक्वेंस में देखो, जीरोस की दुनिया को बस एक्सप्लोर करना, इट्स वे टू इजी। द रियलिटी इज कि यहां आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, बस आपको ये समझना है कि सारे जवाब जो आप एज अ फॉर्मूला याद करते हो वो वास्तविकता को देखकर खोजे गए रिजल्ट्स हैं, मात्र और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी एक सोच है कि यार एरिया एरर फ्री नहीं निकाल सकता है इंसान, लेकिन अगर गैप कम कर दिया जाए तो एरर फ्री एरिया निकाल सकता है, ठीक है। अब क्योंकि वो एरर फ्री एरिया निकाल सकता है, तो जब ये गैप जीरो होगा तभी एरर फ्री हो सकता है, और वो जीरो करने के लिए हमें जीरो की दुनिया को समझना होगा, और वो अभी हम कुछ दिनों से समझते हुए आ रहे हैं, और रीमन सर के टाइम पर भी वो कुछ दिनों से समझ रहे थे, यानी कैलकुलस की खोज हो चुकी थी, और उसी की मदद से उन्हें ये मिला, और ये इसके जैसा है, सेम टू सेम। इसका मतलब उन्होंने खोज कर ली कि जो कर्व है ना, जिसको आप एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोल रहे हो, वो एरिया का फंक्शन जो कि आपको नहीं पता उसका डेरिवेटिव है। तो एरिया का फंक्शन जो आप अभी तक नहीं निकाल पा रहे थे, अगर ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव है,
तो भाई एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। मान लेते हैं कि ये आ रहा है आपके पास, मान लेते हैं ये फंक्शन है, एज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर है, मान लेते हैं फंक्शन एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ एरिया ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका एंटी डेरिवेटिव। और मैं जानता हूं कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये है एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव। इट मींस अब मेरे पास एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, और अगर मैंने एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लिया तो कर्व के नीचे का आड़ा टेढ़ा कर्व हो, मैं उसका क्या कहते हैं फंक्शन एरिया निकाल सकता हूं। इट मींस अब एरिया निकालने के लिए मुझे ये पुराने तरीका, यानी कि ये रेक्टेंगल वाले तरीका जिसमें मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता था, वो करने की बजाय मुझे सिर्फ, जैसे टेढ़ी मेढ़ी फिगर है ना, ऐसी आड़ी टेढ़ी फिगर है, मुझे सिर्फ क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनानी है और इसके फंक्शन को ढूंढना है। इसका फंक्शन मिल जाएगा, उसका एंटी डेरिवेटिव करूंगा, एरिया निकाल लूंगा, दैट्स इट। अब हम किसी भी फिगर का एरिया निकाल पाएंगे। इंसान काबिल हो चुका है अब, ये एक बड़ी छलांग है कि इंसान अब उन कर्व्स का भी एरिया निकाल सकता है। सिर्फ हमें वो इक्वेशन ढूंढनी है, इक्वेशन मिल गई, एंटी डेरिवेटिव करेंगे, एरिया हमारे हाथ में है। तो एक बड़ी छलांग हुई ना, ये वही बड़ी छलांग थी। और अब इसी चीज को इंसान वापस से ऑब्जर्व करता है एक दूसरे पैमाने पे, ठीक है, सेम ही पैमाना है। उसने कहा कि यार सेम चीज जो एरिया आप निकाल रहे थे, जो ऑब्जर्वेशन आपने करी थी, एक दूसरी ऑब्जर्वेशन भी इंसान कर रहा था कि भाई फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी मैंने कर्व ले लिया, एरिया निकालूंगा तो ऑब्वियसली अगर मैं रेक्टेंगल्स बनाऊंगा, ब्लैक कलरिंग खत्म हो गई आई गेस, ठीक है। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा तो आप देखोगे कि यहां पर एरर आएगा, एरर आएगा, ठीक है। वही एक लाइन वाली ऑब्जर्वेशन को दोबारा हम देखने वाले हैं, एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा दूंगा तो एरर रहेगा, लेकिन कम रहेगा। और लाइनें बढ़ा दूंगा, जैसे यहां दिखाता हूं, और लाइनें बढ़ा दूंगा अगर मैं, ठीक है, तो एरर कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा वो। अब अगर इसी चीज को देखें, अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाता जाऊं तो गैप जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और मेरे पास क्या बच रही हैं, लाइंस बच रही हैं, सिर्फ क्या बच रही हैं, लाइंस बच रही हैं। और ये एरर जीरो कब होगा, जब यहां इनफाइनाइट लाइंस हो। इनफाइनाइट लाइंस होंगी तो इसका मतलब जो मैंने ये दो पॉइंट के बीच में गैप लिया, अगर मैं इसको डेल्टा एक्स बोलूं, ये जब जीरो होगा तभी यहां इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, अदरवाइज फाइनाइट लाइंस होंगी। तो डेल्टा एक्स अगर मेरे पास जीरो होगा तो यहां पर एरर फ्री एरिया मैं निकाल सकता हूं, यानी कि सेम यही ऑब्जर्वेशन यहां हुई। तो अब हमने यहां पे कहा कि ये जो पहला पॉइंट है, इसको मैं कहता हूं, अब इसको मैं यहां से रब कर देता हूं ठीक है, इसको मैं यहां पे कहता हूं कि भाई पहला पॉइंट जो है उसकी लेंथ कितनी है, एफ ऑफ ए, ठीक है। अभी इतनी सारी लाइंस नहीं है, अभी ये वाला गैप जो पुराना फिगर था वो वाला, तो उसमें अगर मैं ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करूं डेल्टा एक्स, फिर प्लस करूं, दूसरी लाइन लेता हूं, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट। अगर ये पॉइंट ए है तो डेल्टा एक्स आगे बढ़ूंगा तो इस कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा, सॉरी ए प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा, लेंथ हो गई, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कर दिया। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, ए प्लस, अब दो बार आगे बढ़ रहे हो तो 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा, सिंपल थॉट प्रोसेस, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ऐसे डॉट 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 सबको ऐड करते हुए आप बढ़ोगे तो आएगा एफ ऑफ, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये nth पॉइंट है, एफ ऑफ ए प्लस एन डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई ब्रेड्थ डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये जो समेशन आपने लिखा है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे एफ ऑफ एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट पे जो भी है पॉइंट, लेंथ हो गई, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपकी डेल्टा एक्स है, उसका सम कर रहे हो। और ये सिंबल तो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा ही है, ये समेशन का सिंबल है। तो ये बस क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस पूरे सम को, तो आपने बस इसको रिप्रेजेंट कर दिया फ्रॉम आई इज इक्वल टू ए से लेकर बी तक, ठीक है। लेकिन वही बात, क्या ये एरर फ्री एरिया दे रहा है, जवाब है नहीं। ये एरर फ्री एरिया दे रहा है नहीं, ये एरर फ्री एरिया तभी देगा जब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें यहां पर, तो यदि मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर जीरो कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेंगी, लाइंस, मुझे क्या मिलेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। और ये जो सिंबल है ना, ये हमने डिस्क्रीट नंबर्स को ऐड करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। ये सिंबल हम समीशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन डिस्क्रीट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और कोई सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो उस सीक्वेंस को एक इक्वेशन बना के हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं कि समीशन ऑफ दिस सीक्वेंस एज पर द सीक्वेंस, नंबर डालते जाओ, यहां से लेकर यहां तक आपको ऐड करना है, ठीक है। बट अब यहां पर डिस्क्रीट नंबर नहीं है, कंटिन्यूअस नंबर है, और वो नंबर होगा इनफाइनाइट। ये पुराना सिंबल है, इसमें आपको नंबर्स लिखने पड़ेंगे, बट अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो कर दोगे तो कितनी लाइंस आएंगी, इनफाइनाइट लाइंस आएंगी, और यहां पर ये चीज बन जाए। और यहां पे कर क्या रहे हो आप, कर्व बना रहे हो, तो हमने कहा एक नए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जो कि सम को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। प्लस वो नंबर्स आप लिख नहीं सकते हो क्योंकि ये कंटिन्यूअस नंबर होंगे, आपको 1 से लेकर 2 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं सारे लिखने हैं।
तो 1 से 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो वो आप लिख नहीं सकते हो इस सिंबल के अकॉर्डिंग, तो लिखने पड़ते हैं। तो ये पुराना सिंबल है, जहां तक इंसानी लेवल था वहां तक काम कर रहा था, तो लिख नहीं सकते हो, तो सिंबल बदल देते हैं, बट वो सिंबल समेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने कहा क्योंकि भाई आप एक कर्व के नीचे काम कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप जब इसको एक्यूरेट बनाओगे तो वो लिमिट की मदद से बनाओगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यही करोगे, अन्यथा आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इस पूरे चीज को आप एक नए सिंबल के साथ लिखोगे, और वो सिंबल हमने दिया इंटीग्रेशन का, ये सिंबल, ठीक है, मतलब ये कर्व का सिंबल दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना, समेशन को, समेशन, ठीक है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है समेशन, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है समेशन, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है समेशन ऑफ डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग नंबर्स जो कि किसी सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, बट ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है समेशन ऑफ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस नंबर्स, यानी कि सारे नंबर, अगर 1 से लेकर 1.1 ही लिया है ना आपने, 2 नंबर लिए एंड पॉइंट्स 1 और 1.1, तो इसके बीच में आने वाले सारे इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है, तो ये बन गया एक सिंबल। तो बस ये समेशन है, ये भी समेशन है, कंटिन्यूटी है, तो आप ये सिंबल यूज करोगे, और एफ ऑफ एक्स बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये जो सिंबल है ना, ये सिर्फ समेशन को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये इस लिमिट की प्रक्रिया को भी इंक्लूड कर रहा है, बस इसको हटा के ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, और डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स इज अ चेंज बिटवीन 2 पॉइंट, लेकिन आप तो यहां पर dx कर, मतलब यहां पे तो आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 कर रहे हो ना, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? चेंज एट अ पॉइंट, इसलिए आपने इस सिंबल को लिखा dx से। और फाइनली हमें मिला इंटीग्रेशन का सिंबल, सिंबॉलिकली हम इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां पर ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है जिससे हमको मिला सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, हमें इन दो ऑब्जर्वेशन से दो चीजें जानने को मिली, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक साथ लिखें अगर, तो कहां लिखें? यहां लिखते हैं, ठीक है, यहां लिखते हैं। तो हमें यहां पर दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, और वो दो ऑब्जर्वेशन क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो कर्व यहां पर मौजूद है एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। और हमें देखने को मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पर आप एरिया ही तो निकाल रहे थे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सारे रेक्टेंगल्स का करोगे तो क्या मिलेगा? एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा। तो यहां से सिंबल हमने ढूंढ लिया कि भाई कंटिन्यूअस सम करना है, इसलिए समीशन का सिंबल बदल के ये कर दिया। तो भाई एरिया इस फंक्शन का, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी एरिया का डेरिवेटिव ये फंक्शन है, तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब एक एक करके स्लो मोशन, काम डाउन, ठीक है। इस फंक्शन का, ये फंक्शन एरिया के फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है, ऑब्जर्वेशन 1 का रिजल्ट, ठीक है। और यहां पे दूसरी ऑब्जर्वेशन में हमने निकाला एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जिसका ये सिंबल आया, ठीक है। इस वाली ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन हटा देता हूं, इस वाली ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये पहली ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एरिया का डेरिवेटिव, एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स के बराबर है, तो इसका मतलब एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आप कैसे निकालोगे? एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रेशन कर दोगे। अब यहां पर जब आप ये वाली प्रक्रिया से, रेक्टेंगल वाली प्रक्रिया से एरिया निकाल रहे थे, ठीक है, तो आपने क्या किया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हर रेक्टेंगल का किया, उसको ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल रहा है? अप्रोक्सीमेट एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अप्रोक्सीमेट। अब ये इक्वल कब हो सकता है? जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो, यानी कि यहां पर इनफाइनाइट लाइन्स हो, सारी लाइनों की लेंथ को आपने अगर ऐड कर दिया तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, ओके। और बस हमने क्या किया, क्योंकि ये डिस्क्रीट नंबर्स को जोड़ने का सिंबल है, तो हमने एक नया सिंबल लगाया, ये कर्व का सिंबल बना दिया, जो कि बन गया मेरे पास क्या? हमें एक सिंबल मिल गया। अभी समझो एक कर्व का सिंबल है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स ही हुआ, जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी एक्स, जीरो को। अब जीरो ना बोल के मैं ये कहूं, पॉइंट ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ब्रेथ को, ठीक है। इसकी एक पॉइंट है जिसकी लेंथ एक्चुअली में 0 होती है, तो पॉइंट, अगर एक लाइन को देखो, आप एक लाइन को देखो, तो लाइन में सिर्फ लेंथ है, लाइन में सिर्फ लेंथ है, उसकी ब्रेथ को अगर मैं कहूं तो वो तो 0 है, बिकॉज इट इज अ पॉइंट। पॉइंट की लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है? 0। तो आपने सिर्फ एक लाइन बनाई है, वन डायमेंशनल लाइन बनाई है, तो उसकी ब्रेथ कितनी होगी? उस डायरेक्शन में तो आपने कुछ बढ़े ही नहीं हो, तो ब्रेथ कितनी होगी? 0। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स को 0 ले जाऊंगा तो मुझे जो इसकी वैल्यू मिलेगी ना, वो एक लाइन के बराबर होगी,
ठीक है, प्रूफ यहां पर भी है। अगर x प्लस डेल्टा एक्स जो आपने यहां से यहां तक का एरिया निकाला है उसमें से ये एरिया माइनस कर दोगे तो ये एरिया मिलेगा। अगर डेल्टा एक्स को जीरो कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन। और अगर इसको देखो यहां से यहां तक का एरिया माइनस किया, उसको डेल्टा ये मिला हमें। अगर इस डेल्टा एक्स को नीचे ले आए, ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो कर दूं तो वो किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। और एफ ऑफ एक्स क्या है, ये लाइन ही तो है जिसकी लंबाई हमने अज्यूम किया था 3 है, मान लेते हैं, ये खुद से लिया हुआ नंबर है कि अगर 3 है तो उस लाइन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और सारी लाइनों को जोड़ दो, एरिया मिल गया, बिकॉज एरिया इज टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन, लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन 1 डायमेंशन, वॉल्यूम इज टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है, मिल गया। अब देखो, तो हमने बस इसके सिंबल को चेंज कर दिया, नया सिंबल दे दिया कि भाई ये रिप्रेजेंट करेगा क्या कहते हैं, समेशन को, ये रिप्रेजेंट करेगा समेशन को। ठीक है, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन में हमें मिला एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सिंबॉलिकली सॉल्व हमने यहां नहीं किया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, इस पर्टिकुलर केस में हमने एक नया सिंबल दिया है। तो ये आ गया सिंबल यहां पर ऐसे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक सिंबल आ गया। अब कहां से कहां तक कर रहे हो, ए से लेकर बी तक सम कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए से लेकर बी तक, जैसे इसमें लिखते हो ना आई फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ही आप इसमें ए टू बी तक लिख सकते हो। अब दोनों ऑब्जर्वेशन को देखो, ए एक्स, ये ऑब्जर्वेशन 1, ये ऑब्जर्वेशन 2। ए एक्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ए एक्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऊपर वाली लाइन से बोला मैंने, इस लाइन को देख के नहीं बोला, ऊपर वाली लाइन को देख के बोला। ये सिंबल है, ये हमें करना है, तो इसका मतलब इसका सिंबल क्या होगा, ये होगा। इट मींस दिस इज इक्वल टू, ये है, ये है, ये सिंबल है, ये करना क्या है, वो है। तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस वजह से हम इसके सिंबल को ऐसे लिखते हैं। जब आप लिमिट्स नहीं लगाते हो कि कहां से कहां तक करना है, तो बस आप इसको इंटीग्रेशन बोल देते हो। और जब आप लिमिट्स लगाते हो कि एरिया निकाल रहे हो ना भाई, एरिया तो आप ए से लेकर बी तक निकाल रहे हो, मान लेते हैं बीच में एक पॉइंट लेते हैं तो सी से बी तक निकाल रहे हो, या ए से सी तक निकाल रहे हो, मान लो सी से बी तक निकाल रहे हो, तो फ्रॉम सी टू बी मैं एरिया निकाल रहा हूं। यही इसको बोलते हैं आप डेफिनेट इंटीग्रल। हम चीजों को बस जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, वरना चीजें ढूंढना कितना आसान है। ठीक है, तो देखो, एक ऑब्जर्वेशन से सिंबल बना लिया हमने, मिल गया, बनाया नहीं, मिल गया। और एक ऑब्जर्वेशन से पता चल गया कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एंड दैट्स इट। ऐसे होती है डिस्कवरी। और यही है, इन डिस्कवरी से हमें यह पता चलता है कि जो मैं कहता था मैथ्स और साइंस इसको सॉल्व करना जितना मुश्किल है, आप मुझे बताओ क्या सच में है। जवाब मेरे लिए तो हाँ ही है, और मैं आपके जवाब से भी संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे पता है आप लोग भी हाँ ही करोगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक नयापन आया है, एक नया स्वाद आपने चखा है। अब आगे की जर्नी में इसी तरह के और नए नए स्वाद आप लोग चखने वाले हो। नए नए मसाले, जो चटपटे मसाले होते हैं, वो आएंगे। मुश्किल कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन के चक्षु खोल के रखना और चीजों को, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, थिंकिंग पावर की मदद से, अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करना है, उसकी मदद से ऑब्जर्व करते जाना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, रियलिटी को खोजेंगे, ताकि जब हम चीजों को एक्सप्लोर करें तो हमें रियल नॉलेज हो उसकी, और जो हमें नहीं पता है उसको एक्सप्लोर करें तो नेचर से भी रियल नॉलेज ग्रैब कर सकें, और हम आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। यही हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं चाहूंगा कि आप 2-3 बार जरूर एक्सप्लोर करना। और ये तो मैं आपको आपका बेस रेडी कर रहा हूं कैलकुलस का भी, ताकि हम फिजिक्स पढ़ सकें। जब हम कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको आप वापस से रिविजिट करना। ठीक है, वापस से रिविजिट करना। ऐप में मैं इस वीडियो को वहां पर दोबारा से ऐड करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बट वापस से रिविजिट करना जरूरी है। जब क्वेश्चंस करेंगे तब एक फ्लो बना रहेगा कैलकुलस का, ताकि जब हम उसको एक्सप्लोर करें कैलकुलस के चैप्टर को मैथ्स के अंदर, तो हम रियल नॉलेज के साथ एक्सप्लोर करें। ऐसे नहीं कि यार अरे यार हर एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, मैं बस 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपना होमवर्क पूरा करना है या टास्क पूरा करना है, काम खत्म। नो, एवरी क्वेश्चन इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर जो आपने सीखा है। ठीक है, क्वेश्चंस को करने का भी एक सही तरीका होता है। उन चीजों पर भी मैं आने वाला हूं, क्योंकि अब चैप्टर्स के दरवाजे खुलने वाले हैं, तो उन चीजों पर मैं आऊंगा, क्वेश्चंस पर आऊंगा। तो चीजों को एक्सप्लोर करना ही राइट वे ऑफ एजुकेशन है। और जो बेवक्त हमारा वक्त कहीं फालतू चीजों में अगर व्यतीत होता है, तो आपको राइट वे ऑफ एजुकेशन के लिए, मुझे पता है स्कूल्स एंड कोचिंग्स की वजह से हम लोग अपने आप को वक्त नहीं दे पाते हैं, बट जहां हम अपने वक्त को बचा सकते हैं, वो बचा के अगर दिन में कुछ सही वक्त निकाल के सही डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो कुछ दिनों बाद हमारे लिए विज्ञान और गणित आसान हो जाएगा। और जब ये आसान हो जाएगा तो फिर हमें जो शुरुआत में ये सिलेबस आगे बढ़ा देते हैं ना, शुरुआत में आपको थोड़ा सा वक्त चुरा के अपने लिए राइट एजुकेशन के रास्ते पे बढ़ना है, उसके बाद आप उनसे बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे कि उनका सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ होगा, आप 3 बार रिवीजन कर चुके होगे।
राइट वे ऑफ एजुकेशन की ये पावर है। हमें सिर्फ अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है और खुद से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इन चीजों को आप जरूर एक्सप्लोर करना। ठीक है, 2 बार अभी भी फिजिक्स भी ओपन करने से पहले आप 2 बार एटलीस्ट देखना, अगर आपको एक बार में चीजें क्लिक नहीं होती हैं तो। और अगर नहीं क्लिक हो रहा है 2 बार देखने के बाद भी, तो कैलकुलस की जो ये वीडियो सीरीज है ये सारे सीक्वेंस में देखने जरूरी हैं। अगर हो सकता है आपने कोई सीक्वेंस का कोई वीडियो मिस किया हो, तब ये कारण हो सकता है कि आपको ना समझ आए, अन्यथा ये है बड़ा आसान। ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। सो इंटरेस्ट लेके एक्सप्लोर करो और ट्रू साइंस और ट्रू मैथमेटिक्स का मजा लो। सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको इस जर्नी में मजा आ रहा होगा। और प्लीज अपने दोस्तों को लेकर आओ, क्योंकि इंडिया में राइट वे ऑफ एजुकेशन को स्प्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेशन पे भी आओ, यूट्यूब चैनल पर भी आओ, मिलके इंडिया को इवॉल्व करते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।